जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर घोषित किए गए प्राकृतिक स्थान। यानी कि हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। हमने पिछले क्लास में कवर किया था यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर घोषित किया गया है उसमें सांस्कृतिक स्थान यानी भारत में कौन कौन से सांस्कृतिक स्थान है उसको हमने कवर किया था। ठीक, और आज पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्राकृतिक स्थान है। तो आगे बढ़ेंगे क्लास में। तो आप देख पा रहे होंगे पहला क्या लिखा है, मानस वन्य जीव अभयारण्य असम, है ना। यानी अभी इसको लेते हैं, क्या लिखा है, मानस वन्य जीव अभयारण्य, यानी कि यह अभयारण्य है। अभयारण्य किसको बोलते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों को रखा जाता है, लोग वहाँ पर्यटन के रूप में भी जाते हैं। ठीक, तो ये जो अभयारण्य है मानस वन्य जीव अभयारण्य, यह अभयारण्य कहाँ है तो नोट कर लेना, यह अभयारण्य है असम में। कहाँ है यह अभयारण्य, असम में है मित्रों। और 1985, ठीक, ये क्या है ऊपर में, दोनों ही 1985 है। तो ऊपर में जो 1985 इसका घोषित करने का सन है, यानी कि 1985 में यूनेस्को ने जो मानस वन्य जीव अभयारण्य है इसको विश्व धरोहर की सूची में रखने का घोषणा किया। ठीक, कांजीरंगा राष्ट्रीय स्थान, क्या बोल रहा है, कांजीरंगा राष्ट्रीय स्थान। जो कांजीरंगा राष्ट्रीय स्थान है मतलब ये भी वही उसी प्रकार का उद्यान है जहाँ पास वन्य जीव या फिर विभिन्न प्रकार के समान जो वन्य जीव है या दर्शनीय स्थान है उनके अंतर्गत यह भी आता है। तो यह भी असम में स्थित है। यह भी कहाँ है, असम में स्थित है। और इसके जो ये कहाँ 1985 में इसका भी डेट है। यानी कि जो कांजीरंगा राष्ट्रीय स्थान है या उद्यान है तो इसको भी असम में यह भी स्थित है और इसको भी सन 1985 में घोषित किया गया। ठीक, क्या लिखा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जो राष्ट्रीय उद्यान होता है ना, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है, राष्ट्रीय यानी कि भारत की जो देश है तो उसको मान्यता प्राप्त है वह राष्ट्रीय उद्यान है, उसको गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, उसको बोला जाता है राष्ट्रीय उद्यान। तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वह स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है ये देख पा रहे होंगे, राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में स्थित है। और सन 1985 में इसका भी क्या है, 1985 में घोषणा किया गया था मित्रों। फिर है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। जानते हैं सुंदरवन किसे कहते हैं, जो गंगा नदी के मैदान में वन है, मतलब उसके जो बहाव है उससे जो मैदान बनता है उसी के वन को सुंदरवन कहते हैं। और जानते हैं गंगा नदी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। गंगा नदी का जो ये सुंदरवन है यह है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है मित्रों, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल यानी कि जो है कोलकाता है, कोलकाता को राजधानी बताया जाता है और जो राज्य है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। और 1987 में, ये मेन है ना, इसको नोट कर लें। ठीक, किसमें, 1987 में इसको क्या किया गया, घोषित किया गया कि इसको भी विश्व धरोहर की सूची में रखना है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में, ये थ्योरी में नहीं आते क्योंकि ये क्वेश्चन मेंस के लिए नहीं होते, ये सब प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं यूपीएससी के। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वह है उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। और इसकी जो स्थापना मतलब घोषित किया गया कि हाँ यह भी अब विश्व धरोहर की सूची में आएगा तो 1988 में। कब किया गया, 1988 में। ठीक, फिर है वृहद हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान। वृहद हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है ये, हिमाचल प्रदेश में। देखिए वृहद हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। और 2014 में इसको घोषित किया गया। कब किया गया है, 2014 में। जो ये वृहद हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान है यह हिमालय प्रदेश में स्थित है और इसको सन 2014 में घोषित किया गया है मेरे दोस्त। आगे हम बढ़ेंगे, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित है सिक्किम में। ये कहाँ स्थित है, ये सिक्किम में। आप देख पा रहे होंगे सिक्किम में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और 2016 में इसको घोषित किया गया। कब घोषित किया गया है, 2016 में। यानी मेरे मित्रों जो 2016 में जो हम आज से करीब 5 से 6-7 साल पहले जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसको सिक्किम में जो स्थित है उसको
जो विश्व धरोहर की जो सूची है यानी विश्व धरोहर के जो लिस्ट है उसमें इसको भी स्थान दिया गया था। ठीक। पश्चिम घाट, पश्चिम घाट में बहुत सारे स्थान आते हैं। क्या आते हैं? बहुत सारे स्थान। किसमें? पश्चिम घाट। पश्चिम घाट में बहुत सारे स्थान आते हैं, जैसे अन्नामलाई, पहला स्थान है अन्नामलाई, दूसरा नीलगिरी, पेरियार, पेरियार, अगस्थमलय, क्या है? अगस्थमलय, फिर है तलकावेरी, तलकावेरी, सह्याद्री, कौन कितने हो गए? 1 2 3, एक ये भी है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। तो 1 2 3 4 5 6 7, सातों को नोट कर लेना। किसको? सातों को नोट करना है। इस किसके अंतर्गत आते हैं? ये एक समूह है, इनको अलग अलग ना रख के एक साथ रख दिया गया है और पश्चिम घाट का नाम दे दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? पश्चिम घाट का दिया गया है। और इसकी जो घोषणा की डेट है 2012, यानी 2012 में इसको विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। एक पहला इसके अंतर्गत आता है अन्नामलाई, दूसरा नीलगिरी, तीसरा है पेरियार, चौथा है अगस्थमलय, पांचवा है कुद्रेमुख, पांचवा छठवा है तलकावेरी और सातवां है सह्याद्री। ठीक। तो ये सारे हो गए यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर की लिस्ट में भारत के प्राकृतिक स्थान। यानी भारत यानी हमारा देश जो हिंदुस्तान में इतने सारे जगह हैं, यानी टोटल हैं 8, टोटल 8 स्थान हैं जिसको विश्व धरोहर के स्थान में शामिल किया गया है। तो 2 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं जिस सरल आंसर बनेगा कि भारत में केवल जो सांस्कृतिक स्थान है वह भारत में 30 सांस्कृतिक स्थान है विश्व धरोहर के रूप में, और प्राकृतिक स्थान 8 प्राकृतिक स्थान है विश्व धरोहर के रूप में। ठीक, इतना तक क्लियर हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने अभी क्या पढ़ा? वे प्राकृतिक स्थान जिसको भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि यदि किसी भी स्थान में विश्व विरासत के स्थल के रूप में यूनेस्को उसको मान्यता प्रदान करता है तो उससे हमारे देश को या जिस भी देश को वह जिस भी देश या जिस भी स्थान में वह नियम लागू करता है या जिसको वह मान्यता प्राप्त होती है तो उससे क्या लाभ होते हैं। ठीक, तो इसमें हमें पहला क्या पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय धन आकर्षण, यानी कि अंतरराष्ट्रीय धन आकर्षण से मतलब है मेरे दोस्तों कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, जो बड़े बड़े पर्यटक होते हैं, जो पूंजी लगाने वाले एम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं? वहाँ देखते हैं कि यहाँ इनकम आता है, यहाँ अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, यहाँ यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो वहाँ क्या करते हैं? ये लोग पैसा लगाते हैं। मतलब कि यह बिजनेसमैन जो शेयर करने वाले बिजनेसमैन है, एम्प्लॉय है, जो भी है, उनको ये क्या करता है? आकर्षित करता है। तो इस तरह हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि यूनेस्को अगर किसी स्थान को मान्यता देता है, यूनेस्को अगर किसी को विश्व धरोहर घोषित करता है, तो उसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है माय डियर फ्रेंड्स? उसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय धन आकर्षण होता है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल में लोग उसमें धन लगाना, अपना पूंजी लगाना, अपना शेयर लगाना पसंद करते हैं। ठीक, फिर है आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना। क्या बोल रहा है? दूसरा है आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना, यानी कि ये जो कहा जाए तो जो दूसरा है आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना, इसका अर्थ यह होता है कि जब उसको यूनेस्को क्या कर देता है? मान्यता दे देता है, विश्व धरोहर घोषित कर देता है, तो क्या है? इससे पर्यटन घोषित हुआ। अब क्या करेंगे? जो भारत के तो जाएंगे वहां घूमने, वहां बड़े जानवर है, अभ्यारण्य है, प्राकृतिक दृश्य है, तो जो भारत के जाएंगे ही, साथ में विदेशों से भी इंटरनेशनल जो हमारे देश के अलावा भी विश्व के बहुत सारे देश होंगे, वहां से भी वहां लोग घूमने आएंगे। इससे क्या होगा? हमारे देश की आय में जो पर्यटन क्षेत्र, अब फ्री में थोड़ी घूमेंगे भाई, कोई आया है तो अब फ्री में थोड़ी, अपने घर थोड़ी आए हो कि अब जाओगे तो बोलोगे हाँ जाना है भैया, तो अब क्या करोगे? तुरंत दरवाजा खोले अंदर, ऐसा थोड़ी है भैया। पहला क्या है? पैसा दिखाओ पहले, बोलोगे क्या? बोलोगे पहले पैसा दिखाओ। तो पहले पैसा आएगा तो मतलब वो पहले पैसा आ रहा है तो क्या होगा? वो इनकम आ रहा है, तो ये हमारी आर्थिक आय में भी वृद्धि करता है। तो आप समझे कि यानी कि अगर कोई बाहर से आ रहा है घूमने, तो आप वहाँ टैक्स तो लगाओगे ना कि भैया फ्री में नहीं, यहाँ खर्चा लग रहा है, हमारे देश के नियम है, तो आप पैसा देना पड़ेगा। तो वो पैसा हमारी इनकम में वृद्धि करता है, कॉमन सी बात है ना। तो इससे क्या होगा? हमारे सरकार इससे धनार्जन या लाभ अर्जन कर सकती है ना। तो यह होता है इसके दूसरा लाभ। तीसरा, यूनेस्को द्वारा प्रदान आर्थिक सहायता, यानी मेरे मित्रों अगर यूनेस्को क्या करता है? किसी को विश्व धरोहर की श्रेणी में घोषित करता है तो उसको वह आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। क्या करता है? क्या लिखा है? आर्थिक सहायता। सपोज बहुत उसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है,
अब उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ उसमें नवाचार करना है। नवाचार यानी होता है आधुनिकता, ठीक, उसमें आधुनिक परिवर्तन करना। तो उसमें अगर हमको कुछ परिवर्तन करना है और हमारे पास उसके अनुसार, उसके अनुपात में, अपेक्षा में पूंजी क्या है, कम है, तो हम क्या करेंगे, हम यूनेस्को से सहायता ले सकते हैं। यूनेस्को हमारी पूरी मदद करता है अगर उसके द्वारा इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है तब की स्थिति में, ठीक। तो ये समझ में आया कि यूनेस्को अगर उसको विश्व धरोहर घोषित किया है तो क्या करेगा। अगर यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया है माय डियर फ्रेंड, तो उसको पूरी आर्थिक सहायता करता है, चाहे वह मरम्मत के लिए हो, नवाचार के लिए हो, किसी प्रकार की आर्थिक सहायता वह उसको जिस प्रकार अगर उत्तम लगता है तो वह सहायता करता है। फिर है युद्ध के समय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा। युद्ध के समय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब ये है कि अभी आप जान रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, तो ये क्या है, इंटरनेशनल युद्ध है। तो जब बड़ी मात्रा में इस प्रकार युद्ध होता है, सपोज अभी यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है, तो अगर सपोज रूस या यूक्रेन में कहीं ऐसा स्थान होगा या होता कि जहां यूनेस्को द्वारा वह घोषित किया गया, विश्व धरोहर घोषित किया गया हो या होगा, शायद होगा भी कहीं, अब मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, तो उसको क्या करेगा, यूनेस्को संरक्षण प्रदान करेगा, ठीक, कि ये जो पर्यटन स्थल है, जो ये स्थान है जिसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है, इसको नुकसान ना पहुंचे, उसको मैं अपनी पैसा लगाएगा, जो भी करेगा, लेकिन उसको नष्ट नहीं होने देगा, उसमें हानि नहीं होने देगा उस जगह को, ठीक। तो अगर इंटरनेशनल युद्ध होता है तो इसको क्या करता है, यूनेस्को अपना संरक्षण प्रदान करते हैं। अब यूनेस्को क्या है, इंटरनेशनल यानी बहुत देशों से मिलकर बना है, तो आप उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। वो क्या करता है, सहायता करता है, ठीक, ऐसे स्थानों की। फिर है साझेदारी, साझेदारी के निर्माण को सुगम बनाती है। यानी कि जानते हो मुख्य रूप से भारत में 3 प्रकार के संस्था होते हैं। एक होता है सरकारी संस्था, गवर्नमेंट, एक होता है सार्वजनिक जो पब्लिक कहलाता है, एक होता है निजी जिसको कहते हैं प्राइवेट, ठीक। तो जब इस प्रकार की संस्था बनती है, यानी कि जैसे यूनेस्को ने एक विश्व धरोहर घोषित किया है, तो अगर उसमें क्या देखेंगे, सरकार भी पैसा लगाएगा, प्राइवेट संस्था भी अपने इनकम को देखते हुए पैसा इसमें मिलने वाला है देखेगा, तो प्राइवेट संस्था भी लगाएगी पैसे। और सपोज पब्लिक संस्था यानी कि जो सरकार और किससे मिलकर बनता है, पब्लिक प्राइवेट से, दोनों से मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं पब्लिक। तो क्या करेगा, वह भी पैसा लगाएगा। इस प्रकार जब तीनों पैसा लगाएंगे तो एक साझेदारी के रूप में कार्य करने लगते हैं, ठीक। बहुत ही सरल परिभाषा है। सपोज एक स्थान है, ये है, इसको यूनेस्को ने क्या कर दिया, विश्व धरोहर घोषित कर दिया, ठीक। अब यहाँ एक है, एक प्राइवेट संस्था है, एक पब्लिक संस्था है, एक गवर्नमेंट संस्था है, ठीक, अच्छे समझना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लाखों की भीड़ रहती है, यहाँ बहुत इनकम है, तो हमें जरूरत, जैसे आमंत्रित किया गया कि यहाँ पैसा लगाना है, तो सपोज सरकार तो पैसा लगाएगी, ये 100% है। अब प्राइवेट देख रहे हैं, प्राइवेट संस्था का उद्देश्य क्या होता है, पैसा अर्जित करना, तो वह देख रहे हैं यहाँ पैसा मिलने वाला है तो कभी घबराएगी नहीं, वह भी पैसा लगा देगी। अब पैसा मिल रहा है, सपोज ये अर्ध सरकारी है तो सरकारी का भी प्रेशर है, तो वो भी देख रहा है कि हाँ यहाँ भाई घाटा नहीं है, यहाँ यह हमारे देश के लिए भी अच्छा है, हमारे समाज के लिए, तो वो भी पैसा लगाएगा। तो जब तीनों पैसा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, साझेदारी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साझेदारी। तो जब तीनों पैसा लगा दिए तो क्या बन जाएगा, साझेदारी। तो इस प्रकार एक साझेदारी का निर्माण होता है। उसी को बोल रहा है कि जब यूनेस्को किसी चीज को विश्व धरोहर घोषित करता है माय डियर फ्रेंड्स, तो साझेदारी के निर्माण को वह सुगम भी बनाती है। यह एक इसका महत्वपूर्ण लाभ है माय डियर फ्रेंड्स। सरकार के आर्थिक विकास या आय में वृद्धि। क्या बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट होते हैं उनके आय में भी वृद्धि होती है और आर्थिक विकास में भी वृद्धि होती है ना। यानी कि इसका अर्थ ये है कि यदि समझते हैं कि जैसे वह स्थान पर्यटन स्थान है ना, इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि आप देखेंगे जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, जैसे तिरुपति मंदिर हो गया, माता वैष्णो के मंदिर, तो इन मंदिरों को क्या करता है, एक ट्रस्ट चलाती है ना, जो वहाँ के मंदिर की जो ट्रस्ट होगा वो ट्रस्ट चलाएगी। तो क्या वो मंदिर में ही पूरा पैसा लगता है, क्या वह मंदिर के ही खर्चे में पूरा पैसा खत्म हो जाता है? नहीं, उससे बहुत सारे इनकम टैक्स को दिए जाते हैं, सरकार को बहुत सारे उसमें से पैसा दिया जाता है। प्लस पॉइंट ये है कि कई सारे अनाथालय, कई सारे अस्पतालों में दान दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, हमारे देश को इन स्थानों से लाभ होता है। ठीक उसी प्रकार क्या हो रहा है, जब वो मंदिर वाले, वैष्णो मंदिर हो चाहे तिरुपति हो, कोई भी मंदिर हो, जब वह सरकार को इनकम टैक्स या
कुछ भी जैसे संकट की स्थिति में कुछ भी पैसा देते हैं तो उससे क्या होता है, सरकार को लाभ प्राप्त होती है, तो उसके आय में वृद्धि होती है। तो ठीक उसी प्रकार बोल रहे हैं कि जब विदेशों से यहाँ घूमने आते हैं, हमारे देश से वहाँ पर्यटक स्थानों में विश्व धरोहर घोषित स्थानों में घूमने जाएंगे, तो वहाँ क्या होगा, फीस लगेगा घूमने का। तो फीस क्या वो पर्यटन स्थान वाले रखते हैं, लेकिन उसका एक निश्चित परसेंट होता है जो सरकार को देना पड़ता है, क्योंकि आप सरकार के अधीन हैं। आप अगर इंडिया में रहते हैं तो आपको इंडिया के सारे रेगुलेशन को, सारे रूल को, शर्तों को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो इस प्रकार क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स कि जो विश्व धरोहर स्थल हैं, जो इसको यूनेस्को ने घोषित किया है, उन सभी को अगर विश्व धरोहर घोषित किए गए अगर स्थान हैं, जैसे हमारे स्थान हमारे देश में सांस्कृतिक में 30 हैं और प्राकृतिक में 8 हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, इन सभी लाभ उनको मिलता है। ठीक, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, टोटल 6 लाभ है। इसमें मतलब कि ये बहुत बड़ा है, इसको अगर विस्तृत से जानेंगे तो है और भी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको समझ में आ जाए इस प्रकार मैंने कन्वर्ट किया है। ठीक, तो आज का क्लास इसी टॉपिक के साथ समाप्त होता है। फिर हम अगली क्लास अध्याय 5 में भारतीय कला एवं संस्कृति के अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो के लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि माय डियर फ्रेंड्स कि हमेशा आप याद ये रखना कि जो कोशिश करता है वह कभी हारता नहीं, मतलब कि हमेशा वह जीतता है या सीखता है, यानी हारता नहीं। सपोज आप आईएएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कुछ 1-2 एग्जाम दिए या प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस के समय में आप फेल हो गए, तो आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आप वह आपके माइंडसेट है, इस माइंडसेट को बदलना है। कई लोग हार मानने लगते हैं, ये माइंडसेट गलत है। आप हार नहीं मान सकते, आप सीखें कि मैंने प्रीलिम्स में तो क्लियर किया, पर वह कौन से रीजन है, कौन से आदतें हैं, क्या मैंने कमी की, क्या मैंने गड़बड़ी की, क्या मैंने आलसी किया, कुछ तो रीजन है, क्या रीजन है, या मेरी प्रैक्टिस में कमी है जिसके कारण मुझे मेंस से बाहर होना पड़ा। तो इस एक्सपीरियंस को आप रखो, फिर साल भर पूरी तैयारी करो, और अगले साल अगर आपने 100% लगा के इस एक्सपीरियंस को पूरे झोंक के एग्जाम देंगे तो आप निश्चय ही उसको क्लियर करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोशिश करने वाले, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं है, या जीतते हैं या सीखते हैं। इसी शुभ संदेश के साथ अलविदा, जय हिंद।